नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। रविवार को 4 आतंकवादियों के घर ध्वस्त किए गए, तो वहीं एनआईए की जांच में भी तेजी आई है। साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया है। इस खबर पर विस्तार से हमारी नजर रहेगी। साथ ही अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें, और साथ ही साथ बात करेंगे फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कई कहानियों की भी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कल शाम अटारी सीमा बंद होने तक 536 पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी। पहलगाम पीड़ितों के लिए एकजुटता दिखाने में जुटी दुनिया। सिक्किम से लेकर अमेरिका और जर्मनी में निकाले गए कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र आज। पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा का प्रस्ताव होगा पेश। एनआईए की जांच में भी तेजी। दिल्ली के लोगों को आज से जारी किए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। 70 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। संभल की विवादित जामा मस्जिद हरिहर मंदिर मामले में आज हाई कोर्ट और जिला अदालत दोनों में सुनवाई। वहीं बंगाल के 32,000 शिक्षकों की अपील पर गौर करेगा कलकत्ता हाई कोर्ट। और अमेरिका से टैरिफ और ट्रेड वॉर के बीच कनाडा के लोग आज चुनेंगे नई सरकार। कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवियरे के साथ है कार्नी का मुकाबला। तो सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से ही। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज चर्चा के लिए जम्मू विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में आतंकी हमले की निंदा करने के साथ हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद घटना और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और फिर विधानसभा में इस हमले की निंदा का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आतंकवाद और इसके मूल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समर्थन किया है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद निर्दोष लोगों की हत्याओं पर अपनी चिंता व्यक्त करने वाले लोगों को अलग थलग करने वाली किसी भी गलत कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी भी दी है। और आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित होने के बाद कल शाम अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने के समय तक 536 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश वापस जा चुके हैं, तो वहीं 836 भारतीय नागरिक स्वदेश वापस लौट चुके हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म वीजा रखने वाले हिंदू पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह सकते हैं और उनके बैसरन घाटी में हुए इस आतंकी हमले की जांच में तेजी से जुट गई है। तेजी आई है इस जांच में। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस से केस लेकर नई एफआईआर दर्ज की है और सारे दस्तावेज ले रही है। इस घटना के पहले दिन से ही एनआईए जम्मू कश्मीर पुलिस को जांच में सहयोग कर रही थी। घटना की जांच के लिए आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारियों की टीम लगातार काम कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक और दूसरे एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जा रही है। ने 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक सूची तैयार की है। सूत्रों ने जिन आतंकियों के नाम साझा किए हैं उनमें आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख और एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर। तो जैश ए मोहम्मद का आसिफ अहमद शेख है जो जिला अवंतीपुरा का है, वहीं एहसान अहमद शेख जो है वो जिला पुलवामा का है, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। 14 स्थानीय आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है और उसके ये नाम हम बता रहे हैं। हारिस नजीर जो है जिला पुलवामा से है, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है ये।
तमाम स्थानीय जो मदद करते रहे हैं, एक आमिर नज़ीर वानी है, जिला पुलवामा से है, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 14 ये स्थानीय आतंकी हैं जिनकी लिस्ट जारी हुई है। यावर अहमद भट्ट जो है जिला पुलवामा का है, जैश ए अहमद से जुड़ा बताया जा रहा है। वहीं आसिफ अहमद खांडे जिला शोपियां का है, हिजबुल मुजाहिदीन का कार्यकर्ता बताया जाता है। तो ये 14 आतंकियों की, स्थानीय आतंकियों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। नसीर अहमद वानी जिला शोपियां का है, लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद सीमा पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो चाक चौबंद कर दी गई है और इस हमले के बाद तमाम जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही हैं और इस बीच नेवी और एयरफोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की सरहदों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ, पुलिस और विलेज डिफेंस गार्ड के जो सदस्य हैं उनकी बैठकें हुई हैं जिसमें बंकरों की मरम्मत और गश्त बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। स्थानीय लोग रात में गश्त कर रहे हैं। पुंछ, राजौरी और कठुआ जैसे क्षेत्रों में ड्रोन की निगरानी बढ़ा दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना की तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए कल प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। रक्षा मंत्री के निवास पर लगभग 40 मिनट तक ये बैठक चली जिसमें रक्षा मंत्री को सेना की रणनीति और तैयारियों की जानकारी दी गई। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी भी बल की तैयारियों से संबंधित मुद्दों पर बैठक के लिए कल दिल्ली में थे। इस बीच भारतीय नौसेना ने कल भी सफलतापूर्वक पोतरोधी मिसाइल अभ्यास किया और कहा कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हमारे साथ हमारे दो संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी मिश्र जो कि श्रीनगर से हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं गुरमीत सिंह अटारी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों को ही सुप्रभात। अश्विनी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही देखा जाए तो सुरक्षा बल के जो जवान हैं फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। रविवार को देखा जाए तो 4 आतंकवादियों के घर जो हैं वो ध्वस्त किए गए। कहीं ना कहीं आतंक की कमर तोड़ने की पूरी तरह से तैयारी हो गई है। निश्चित तौर से शाहला, और वो लगातार कार्रवाई दिख रही है क्योंकि वो कार्रवाई चाहे ग्राउंड जीरो पर हो, चाहे आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग हों, आतंकवादियों को शरण देने वाले लोग हों, आतंकवादियों को समर्थन देने वाले लोग हों, इनको सबको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपने बताया 14 आतंकवादियों की एक टेंटेटिव सूची है, वो पब्लिक डोमेन में है, जिसमें से 3 जो है जैश ए मोहम्मद के थे, 3 जो है हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और उसके बाद 8 आतंकवादी उसमें से आप मान के चलिए वो लश्कर ए तैयबा के हैं। ये सारे जो है वो सक्रिय हैं, पूरी तरीके से सक्रिय हैं। एक जो है उसमें से 2016 से पाकिस्तान जा चुका है, वहाँ से ट्रेनिंग लिया है। उसके अलावा मैक्सिमम जो है 2021-2022 से सक्रिय आतंकवाद में जुड़े हैं। इन लोगों के घरों के खिलाफ जो मैक्सिमम जो घर जो है विस्फोट में जो ध्वस्त हुए हैं उनमें से अधिकांश इनमें से इस सूची में जुड़े हुए आतंकवादी हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहूँगा कि पूरा का पूरा जो यहाँ पर इकोसिस्टम था जो कि किसी तरीके से समर्थन देता था, सहायता मुहैया कराता था, लॉजिस्टिक सपोर्ट करता था, उनको चिन्हित करके 150 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की संख्या आप समझे कि पहलगाम से 22 तारीख के हमले के बाद से लेकर अब तक हज़ारों से पूछताछ की गई और सैकड़ों को डिटेन भी किया गया है। एक विशेष जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आज से जम्मू में विधानसभा का विशेष सत्र है। ये संसदीय यहाँ के विधानसभा के इतिहास में, जिसको संसदीय इतिहास पार्लियामेंट्री भी कहा जा सकता है राजनीतिक शब्दों में, कि राजनीतिक इतिहास में माफ़ करिएगा, यहाँ के राजनीतिक इतिहास में ये अलहदा है।
पहली बार है कि जब विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है आतंकवाद के खिलाफ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री, भाजपा के नेता, अन्य सभी राजनीतिक दलों ने जब सर्वदलीय बैठक की थी यहाँ पर SKICC में, तो खुले शब्दों में, कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा की थी। आज जो 10:30 बजे सत्र जम्मू में शुरू होगा, उसमें निश्चित तौर से आतंकवाद में शहीद हुए हमारे निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि तो दी ही जाएगी। एक साफ एक विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित हो सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर कायराना, बर्बर, घृणित, जघन्य आतंकवादियों के आका ने सीमा पार से, पाकिस्तान से भाड़े पे आए टट्टुओं ने जिस तरीके से यहाँ पर आतंक फैलाया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो राजनीतिक रूप से एकजुटता दिखाने का प्रयास विधानसभा के इस विशेष सत्र में भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद पर इस तरीके से पहला सत्र है, आतंकवाद पर इस तरीके से सभी राजनीतियों में मुतमईन होकर, एकमत होकर उसकी कड़ी भर्त्सना करने का ये पहला मौका है। और ये भी है कि यहाँ का एक एक व्यक्ति इस बहुत जरूरी है अश्विनी कि आतंकवाद के खिलाफ सभी एकजुट हो और साथ मिलकर आवाज उठाएं, तभी इसका खात्मा किया जा सकता है। अटारी वाघा बॉर्डर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि कितने पाकिस्तानी अटारी वाघा सीमा के जरिए भारत से रवाना हो चुके हैं और कितने जो हैं भारत आ रहे हैं, आ चुके हैं, क्या कुछ अभी प्रक्रिया जारी है? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सुबह का समय है और अटारी बॉर्डर पर जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, वहां पर जो दफ्तर का कार्य है इमिग्रेशन एंड कस्टम डिपार्टमेंट का, वो 10 बजे शुरू होता है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि 10 बजे से पहले ही 7 बजे 8 बजे पाकिस्तानी नागरिक यहां पहुंचना शुरू कर देते हैं। और आज भी तस्वीर लगभग वैसी तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कम है जो यहां पर पहुंच रहे हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर एक तस्वीर उन गाड़ियों की जो कि यहां पर पहुंची है पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर। अभी तक ये 2-3 गाड़ियां पहुंची है, मगर उम्मीद ये है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पाकिस्तानी नागरिक और भी बड़ी संख्या में यहां पर आएंगे। मगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सुबह निकलकर सामने आया है कि अभी तक जो जानकारी मिल रही थी, वो जानकारी ये उपलब्ध है कि 27 अप्रैल तक जितने भी शॉर्ट टर्म वीजा पाकिस्तानी नागरिकों को इशू किए गए थे, वो शॉर्ट टर्म वीजा वैलिड रहेंगे और उसके बाद उन्हें रद्द माना जाएगा। मगर आज जो सुबह यहां पर कुछ पाकिस्तानी नागरिक पहुंचे हैं, एक पाकिस्तानी नागरिक से हमारी बात हुई जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से आए हैं, उनके पास शॉर्ट टर्म वीजा था और वो यहां पर आज एग्जिट करने के लिए पहुंचे हैं। जबकि उन्हें जो जानकारी, हमने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें जो जानकारी प्रशासन द्वारा, लोकल प्रशासन द्वारा दी गई थी कि आज भी यानी 28 अप्रैल को भी वो भारत से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ पाकिस्तानी नागरिक भी पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही जो मेडिकल वीजा होल्डर है वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और आज कोशिश की जा रही है कि यहां से एग्जिट किया जाए, भारत से एग्जिट करके वापस अपने मुल्क पाकिस्तान में पहुंचा जाए। अब सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि यहां पर जो भी एग्जिट करने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। जो भी गाड़ियां हैं पाकिस्तानी नागरिकों की, जैसे ही 10 बजे जैसे ही दफ्तर खुलने का समय होता है तो उसके बाद ये सबसे पहले जो चेक पोस्ट है, यहां पर BSF के जो सुरक्षा कर्मी है वो खड़े रहते हैं। तो इनके पास जाकर जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं एक एक करके अपने पासपोर्ट को, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हैं। उसके बाद यहां से ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और इसी सड़क पर यदि आप थोड़ा सा आगे चलेंगे और बाईं तरफ इमिग्रेशन जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जहां पर इमिग्रेशन और कस्टम होता है, तो वहां पर बाईं तरफ पर ये जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो चले जाते हैं और वहां पर अपना इमिग्रेशन क्लियर करवाते हैं। और जो नॉर्मल प्रोसेस जो यहां पर रहती है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे की रहती है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो एंटर हो जाते हैं। एक छोटी सी चीज और जानना चाहेंगे कि किस किस राज्य से कितने जो है पाकिस्तानी नागरिक रवाना हुए हैं और कितने पाकिस्तानी नागरिक अभी भी मौजूद हैं? देखिए, जो अगर राज्यों की बात की जाए तो लगभग अब पंजाब में अटारी बॉर्डर है तो पंजाब से भी जो है पाकिस्तानी नागरिक वो यहां पर पहुंच रहे हैं। राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक यहां पर हमने देखे हैं। मगर इसके साथ ही कुछ पाकिस्तानी नागरिक महाराष्ट्र से भी आए हैं, कुछ पाकिस्तानी नागरिक और राज्यों से भी यहां पर पहुंचे हैं और अपना एग्जिट लेकर पिछले 3-4 दिन में वो यहां से चले गए हैं। मगर इसके साथ ही जो पाकिस्तानी यहां पर इस समय मौजूद है, यदि यकीन किया जाए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जो राज्यों द्वारा, क्योंकि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और उन्हें निर्देश दिया था कि उनके किसी भी राज्य में उनके जो भी कार्यक्षेत्र है, जो भी राज्य है, रेस्पेक्टिव स्टेट्स है, उनके अंदर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे में सभी राज्यों द्वारा यह इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर को छोड़कर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक वहां पर ना रहे। इसके साथ ही 29 अप्रैल तक मेडिकल से हम तक ये जो है जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे आगे भी जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ अश्विनी मिश्र जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। अश्विनी के पास आते हैं। अश्विनी, एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली है और जांच में तेजी भी नजर आ रही है, पूछताछ हो रही है, धरपकड़ हो रही है, साथ ही साथ जो स्लीपर सेल हैं उनका पता लगाना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उनकी कमर टूटेगी तभी कहीं ना कहीं आतंकी कमर टूटेगी। निश्चित तौर से उनकी कमर तोड़ने का अभियान भी यहाँ पर तीव्र गति से चल रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनकी शिनाख्त सामान्यतया प्रशासन को होती है। स्लीपर सेल्स की पहचान लगभग यहाँ के इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर पूरी सूची तैयार की गई है। पूरा एक डोजियर बनाया गया है जिसमें जैसा कि आपने बताया कि सक्रिय आतंकवादियों के 14 नाम तो पब्लिक डोमेन में है। उसी डोजियर में ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिसमें जो कि यहाँ पर लॉजिस्टिक सप्लाई करते हैं, मुहैया कराते हैं, संरचना, आधारभूत संरचना या किसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन, किसी तरीके का आवागमन, ये सब चीज़ें देते हैं, उनको सहायता मुहैया कराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिंपैथाइजर्स हैं, ये सब चीज़ें तो चलिए आतंकवाद के कड़ी में शामिल होकर देश विरोधी गतिविधियों में आता है। सिंपैथाइजर्स पर भी जो सहानुभूति रखने वाले तत्व हैं वो भी पूरी तरीके से चिन्हित किए गए हैं। जो यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो पूरी तरीके से चिन्हित किए गए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आतंकवाद पर एक निर्णायक, करारा अंतिम प्रहार करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आंतरिक स्तर पर अगर देखें तो आतंकवादियों से एनआईए की, जैसे आपने बात की, एनआईए की टीम ने पहुंचकर जांच अपने हाथ में ले ली है। उन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, आतंकवादियों के आने और जाने के क्या कुछ मोडस ऑपरेंडी रहे, उनके इस अंजाम को, कायराना अंजाम को करने के लिए जो क्या मोडस ऑपरेंडी रहे। बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। एनआईए हर एक एंगल से, हर एक तरीके से इस पूरे मामले की तह में जाकर वो एक बार जरूर मान के चलिए कि यहाँ पर सुरक्षा बल आंतरिक रूप से सभी आतंकवादियों को, स्लीपर सेल्स को और ग्राउंड वर्कर्स को उनकी शिनाख्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आप ये मानिए कि जो कार्रवाई हो रही वो तो दिख रही है और कल्पनातीत कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। कार्रवाई का असर नजर आ रहा है, आतंकी कमर तोड़ने के पूरे प्रयास जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत आज दोपहर 1 बजे फ्रांस के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने जा रहा है। जी हां, इस रक्षा सौदे में भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन, राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद शामिल है। इस सौदे की अनुमानित कीमत की बात की जाए तो 63,000 करोड़ बताया जा रहा है। तो 26 राफेल मरीन विमान खरीदेगा भारत। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के सौदे पर हस्ताक्षर होंगे। 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर होंगे। इस समय की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत और फ्रांस के साथ अहम रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। आज भारत फ्रांस में होगी डिफेंस डील, बेहद महत्वपूर्ण ये डिफेंस डील रहने वाली है। विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट है? देखिए शैला, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डील है जिसको कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने पहले अप्रूव कर दिया था। और ये जो डील है वो भारत की जो मरीन सिक्योरिटी है उसको और बोल्स्टर करेगी, क्योंकि अभी हमारे पास MiG-29K है और MiG-29K जो है उसके अलावा जब ये रफाल हवाई जहाज उस पर जुड़ जाएंगे। 4.5 जनरेशन का ये लड़ाकू जहाज है। एम का मतलब होता है रफाल, एम फॉर मरीन, यानी कि वो हमारी नौसेना के लिए आएगा। और ये जो जहाज है वो 2029 तक पहला बैच आएगा और 2031 तक भारत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करेगा और फिर उसको INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा।
तो ख़ास तौर से ये जो हमारे इंडियन ओशन में हमारी सुरक्षा को बोल्स्टर करेगा। और हम देख रहे हैं कि चाइना लगातार घुसपैठ करता चला जा रहा है और भारत किस तरह से उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 4.5 जनरेशन का जो हवाई जहाज़ है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $7 बिलियन बताई गई है, ये इसके आने से हमारी नौसेना को ताकत मिलेगी और हमारा जो MiG-29 के ऑलरेडी जो हमारी फ्लीट है उसके साथ ये और मजबूती देगा। हम जानते हैं कि 36 रफाल पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं 2016 की डील के मुताबिक। अब इन मरीन रफाल के आने से रफाल की जो संख्या है वो बढ़कर 62 हो जाएगी। विशाल, हम लगातार देख रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत जो है आत्मनिर्भर भी बनता जा रहा है। स्वदेशी भी बहुत सारे उपकरण तैयार हो रहे हैं और इस दिशा में भी भारत जो है अपना अच्छा जो है आउटपुट दिखा रहा है। ऐसे में जब फ्रांस से डील होगी तो ये जो सशक्तिकरण है ये कितना और ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए, जब ये एक लंबे वक्त से रिक्वायरमेंट थी कि MiG-29 के जो हमारी फ्लीट है वो उसमें काफ़ी खर्चा आ रहा था मेंटेनेंस को लेकर की वजह से ख़ास तौर से। और हर जहाज़, हर मशीन, हर इक्विपमेंट की अपनी एक एज होती है। हालांकि हमारी सेनाएं उसमें मॉडिफिकेशन करती रहती है, लेकिन अब रफाल मरीन के आने से हमारी जो नेवी की ताकत है वो बढ़ जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दोनों हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, उनको तैनात किया जाएगा। INS विक्रांत अभी कारवार के पास जो कर्नाटक की तरफ है, अरब सागर की तरफ है, वो तैनात पहले से उसको किया जा चुका है। तो पाकिस्तान और चीन के मद्देनज़र ये जो डील है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इस डील का होना ही हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वक्त ब वक्त भारत जो है उसमें मॉडिफिकेशन करता रहता है और साथ ही उसको किस तरह से हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम उसको कैसे डेवलप करें। ये सिर्फ ये डील नहीं है कि आपने हमें जहाज़ दे दिया, हमने जहाज़ लगा लिए। हम उसके साथ साथ हम उसमें अपना सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, हम उसमें अपना मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से कर सकते हैं, वो हमको देखना। हम ये भी बता दें दर्शकों को कि भारत का जो अपना 4.5 जनरेशन का जो जहाज़ है वो 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है, वो भारतीय वायुसेना के लिए होगा। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए की जा रही है क्योंकि अब तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है और हमें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा। इंडिया का एक लंबा मरीन बॉर्डर है जिसको हम अरब सागर से लेकर इंडियन ओशन तक जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि आज भारत और फ्रांस में महत्वपूर्ण ट्रेड डील, डिफेंस डील होने जा रही है और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है रक्षा के क्षेत्र में। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों ने पीड़ितों की याद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और इस दौरान भारतीय समुदाय की छात्रा ने पहलगाम आतंकी हमले को दुखद बताया। अलांगेन के मेयर डॉक्टर फ्लोरियन जैनिक और अलांगेन के विदेशी और एकीकरण सलाहकार बोर्ड के AIB के अध्यक्ष रामी बोखाचेम ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लगभग 200 सदस्यों ने भाग लिया। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए नया सवेरा। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बात होगी
जेएनयू की राजनीति की। जी हां, दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में एक बार फिर से लेफ्ट का परचम लहराया है, तो वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी की लगभग एक दशक के बाद वापसी हुई है। एबीवीपी के खाते में संयुक्त सचिव का पद आया है। देर रात जारी नतीजों के अनुसार अध्यक्ष पद पर आइसा डीएसएफ गठबंधन उम्मीदवार नीतीश कुमार ने जीत हासिल की। नीतीश कुमार के खिलाफ एबीवीपी की उम्मीदवार शिखा स्वराज ने काफी देर तक बढ़त बनाए रखी। 3 प्रमुख पदों पर लेफ्ट उम्मीदवारों की जीत हुई है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव का पद शामिल है। इस बार के चुनावों में लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों का गठबंधन काफी हद तक अलग थलग दिखाई दिया है। परिषद ने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया है। जिस तरह से वामपंथ की हालत यहाँ पस्ती हुई है, जॉइंट सेक्रेटरी हम जो लोग जीते हैं, बाकी सीटों में जिस तरह की टक्कर रही है और जिस तरह के काउंसलर जीत के आए, ये जेएनयू में जो वामपंथी लाल रंग का दम भरते थे, जो गढ़ होने का दम भरते थे, वो टूट चुका है, भगवा लहरा चुका है। 2015 में हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी जीते थे, 2025 से एक दशक बाद में हम लोग फिर से लौट रहे हैं और इस बार हमारी लड़ाई पूरे वामपंथ से थी और हम लोग जीतकर फिर से वापस आए और इस बार जो जीत कर आए, आगे चारों सीटें जीत कर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत के पास चलते हैं। सुप्रभात निशांत। सुप्रभात। जेएनयू का एबीवीपी की बात की जाए तो एबीवीपी की जो जीत है, ये जेएनयू की छात्र राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है, जिस तरह से 42 में से 23 सीटें हासिल की हैं। देखिए, बिल्कुल जेएनयू का ये जो छात्र संघ चुनाव था, ये बेहद अलग है और एबीवीपी ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। पिछले साल एबीवीपी ने 18 काउंसलर की सीटें जीती थी, जो कि इस बार 22 हो गई और सबसे बड़ी बात है 22 होने का मतलब है कि 50% से ज्यादा काउंसलर की सीट जीतना। और जेएनयू जो कि वामपंथ का गढ़ माना जाता है और जो वामपंथी संगठन है, उनके लिए बहुत आसानी से वहां पर जीत उपलब्ध रहती है। लेकिन उसके बावजूद कल हमने देखा जब वोटों की गिनती हुई तो सेंट्रल पैनल में भी एबीवीपी के जो चारों कैंडिडेट हैं, हालांकि वैभव मीणा ने जीत हासिल की, लेकिन शिखा स्वराज, कुणाल राय जो जनरल सेक्रेटरी है, लगातार इन्होंने लड़ाई लड़ी और ये कहा जा सकता है कि अब एबीवीपी एक बार जेएनयू में अपने किले को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ वामपंथी संगठनों के लिए चिंता का भी विषय है, क्योंकि आइसा डीएसएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। हालांकि कई सारे संगठन अलग थलग बादशाह और अलग थलग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन एक बात तय है कि एबीवीपी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, वो लेफ्ट के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जेएनयू एक ऐसी जगह है जहां पर ये कहा जाता था कि वामपंथी संगठन का उम्मीदवार मतलब जीत की गारंटी। आइसा से खासकर जो भी चुनाव लड़ता था उसको एक तरीके से जीत की गारंटी, लेकिन आइसा इस बार गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ी, उसके बावजूद एबीवीपी के कैंडिडेट ने बहुत ही करीबी मुकाबला दिया। तो जेएनयू छात्र संघ कहीं ना कहीं एक बड़ा विश्लेषण किया जाए तो देशव्यापी एक बड़ा मैसेज दे रहा है, खासकर राष्ट्रवादी छात्र संगठनों के प्रति किस तरीके से युवाओं का रुझान बढ़ रहा है, खासकर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में। ये दिखला रहा है फिलहाल के नतीजे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल का जो नतीजा है वो एक बड़े बदलाव का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली में 70 वर्ष या फिर इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आज से आयुष्मान वंदना कार्ड जारी किए जाएंगे। ये वरिष्ठ नागरिक 10 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा ले सकेंगे। कार्ड वितरण के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल होंगे। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त। संभल की जिला अदालत दोनों में आज सुनवाई होगी। दरअसल मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मस्जिद कमेटी का कहना है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में हो रहे सर्वे से उनके धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है। संभल की सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई के मद्देनजर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात है। चंदौसी क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों से पुलिस प्रशासन निगरानी कर रहा है।
और वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय आज 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इन अपीलों में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और कुछ चयनित शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाएं शामिल हैं, जो एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देती हैं जिसमें इन शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का निर्देश दिया गया था। पहले यह मामला न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास की पीठ को सौंपा गया था। हालांकि न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामला मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम के पास भेजा गया, जिन्होंने इसे न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती की अध्यक्ष चारों धामों में जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड में होने वाली पवित्र चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही हो जाएगी। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। उत्तर की चारधाम यात्रा में 4 प्रमुख तीर्थ स्थल आते हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। मान्यता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने से श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग चारधाम यात्रा के लिए आते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा होते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत पारंपरिक रूप से हरिद्वार से होती है। सबसे पहले श्रद्धालु यमुनोत्री धाम जाते हैं, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। चारधाम यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू की जा सकती है। हर साल शासन चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां करता है ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस साल भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं। आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का विधिवत प्रारंभ हो जाएगा और उसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा हम लोग लगातार कर रहे हैं और अब फाइनल स्टेज पे हम लोग ऑलमोस्ट सभी तैयारियां कर चुके हैं। हमारे सुरक्षा के जो प्रबंधन है वो किया गया है, साथ में सीसीटीवी फुटेज का भी हम लोग के द्वारा प्रॉपर कवरेज लिया गया है। इसके साथ ही जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम लोग ड्रोन्स का भी उपयोग करने जा रहे हैं और अगर ट्रैफिक का दबाव किसी क्षेत्र में ज़्यादा होगा उसके लिए हम लोगों के द्वारा विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं ताकि हमें उसका प्रॉपर फीड लगातार मिलता रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मुख्य सेवक भंडारा के लिए चारों धामों में जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य सेवक भंडारा के तहत चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर भोजन व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा के लिए पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतजार रहता है। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं। देवभूमि उत्तराखंड देश और विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब अगली खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, विशेष अभियान में कई जिलों में बड़ी तादाद में अतिक्रमण हटाए गए हैं। बहराइच में 79 अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हुई है, तो वहीं श्रावस्ती में भी 17 अवैध मदरसों के अलावा 119 अवैध कब्जे मुक्त कराए गए हैं। सिद्धार्थनगर में 11 और महाराजगंज में 19 अवैध संरचनाओं पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। बलरामपुर में सरकारी भूमि पर कुल 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से बलरामपुर तहसील में 5 और तुलसीपुर तहसील में 2 अवैध कब्जे शामिल हैं। इनमें 2 अवैध कब्जेदारों ने शासन के चिन्हित किए जाने के बाद स्वतः कब्जा हटा लिया है। यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए। तो अवैध कब्जों पर योगी सरकार का एक्शन। रामेंद्र सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र, एक्शन में नजर आ रही है योगी सरकार, अवैध कब्जे अब नहीं रहेंगे।
देखिए शैला, बड़े लंबे समय से प्रक्रिया स्टेट गवर्नमेंट चला रही है और उसके पीछे की मंशा यह है कि एक दौर था जब नेपाल से तमाम आतंकवादियों की घटनाएं होती थी, जो देश विरोधी गतिविधियां थी वो संचालित होती थी। तो नेपाल से जुड़े हुए जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहाँ ये इन लोगों का स्थान मिल जाता था रुकने के लिए, ठहरने के लिए। तो बहुत लंबे वक्त से चिन्हित किया गया है। राज्य सरकार ने, जो जिला प्रशासन, उससे कहा था ये अवैध जो संस्थान चल रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, जो अवैध शैक्षिक संस्थान है, जो अन्य संस्थान है उनको चिन्हित किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। तो लगभग 100 से अधिक जो संस्थान है उन पर कार्रवाई की गई है और शेष पर कार्रवाई की जानी है। नेपाल का जो तराई एरिया है, जो भी नेपाल को जानता हो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक मुस्लिम आबादी है, बड़ी संख्या में बसी है, क्योंकि रोजगार से जुड़े हैं। हालांकि अवैध कार्यों में भी वहां के तमाम लोग लिप्त रहे, जो नेपाल से जो तस्करी होती थी उसमें लिप्त थे, नेपाल से जो आपराधिक गतिविधियां होती थी उनमें लिप्त थे। बहुत सारे ऐसे अपराधी थे जो उत्तर प्रदेश में अपराध करके नेपाल भाग जाते थे। तो सरकार को ये लगता है कि ये जो संस्थान है ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश सरकार से एफिलिएटेड भी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको मान्यता भी नहीं दी है, इसलिए इनका चिन्हांकन भी ठीक से नहीं हो पाया था। तो अब ये नए तरीके से कि जिनको भी संस्थान चलाना है वो सरकार से पहले मान्यता लें, उसके बाद चलाएं, ऐसे नहीं चलाया जा सकता है। तो उस पर कार्रवाई हो रही है और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार इस मामले पर एडमेंट काफी लंबे वक्त से कार्रवाई दिख रहा है, लेकिन लंबे वक्त से कार्रवाई चलाई जा रही है, जिसका परिणाम आपको दिख रहा है। तो बिल्कुल योगी सरकार का एक्शन है। नेपाल सीमा के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में कोई अवैध कब्जा नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार होगा खास सेगमेंट अखबारों की दुनिया से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी रेशमा फारूकी। रेशमा, क्या कुछ खास है आज अखबारों की दुनिया से? बिल्कुल शैला, बहुत कुछ खास है। सबसे पहले सुप्रभात। और जब हम बात करते हैं समाचार पत्रों की तो सबसे पहले उन खबरों को देखते हैं जो खास हैं और कुछ हटकर भी हैं। कल हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मन की बात की 121वीं कड़ी में कहा कि पहलगाम हमले को लेकर के हर भारतीय का खून खौल रहा है, दोषियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम में कि आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता और 140 करोड़ नागरिकों की एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता हमारे लिए निर्णायक लड़ाई का आधार भी बनती है। और साथ में आपको बता दें कि वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री को फोन पर आतंकी हमले पर बात की और इसकी कड़ी निंदा की। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। हम सभी जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में बेहद गर्मी हो रही है और इसी वजह से जो चिंता का विषय है वो ये है कि गर्म हवा चुरा रही है आंखों की नमी। जी हाँ, गर्म हवा आंख नहीं चुरा रही है बल्कि आंखों की नमी चुरा रही है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नमी को पाने के लिए पानी की कमी ना होने दें अपने शरीर में। सीधे एसी की हवा से भी बचना चाहिए जो आंखों में नमी पैदा करता है। और इसके अलावा हमें कई और बातों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर से कंप्यूटर पर बैठते वक्त हमें आंखें बार बार धोते रहना चाहिए। इसके अलावा एक और ख़ास सुर्खी है, ब्रिक्स बैठक में शामिल नहीं होंगे जयशंकर और डोभाल। जी हाँ, ब्रिक्स में भारत के प्रतिनिधि डॉक्टर रवि हिस्सा लेंगे। रवि अभी ब्राज़ील में ही है जहां आगामी बैठकों की तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि जयशंकर और डोभाल सिर्फ पाकिस्तान के साथ बढ़ रहे तनाव को देखते हुए वहां नहीं जाएंगे।
और अब जल्दी से एक और अच्छी सी सुर्खी बता देते हैं आपको कि यमुना के पास पार्कों के ट्रैक्स पर की जा रही है जूट की कारपेटिंग। जी हां, अब आपको बहुत सारे ऐसे पार्क होंगे जहां पर आपको कारपेट नज़र आएंगे और इसकी वजह यह है कि जो लोग वहां एक्सरसाइज के लिए जाते हैं और इसके अलावा वहां जब पार्क्स में जाते हैं तो उनको धूल का सामना करना पड़ता है और ये धूल उनको ना मिले, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई सारे पार्कों में अब आपको नज़र आएंगे बहुत सारे कारपेट्स। और आइए अब देख लेते हैं चलते चलते एक और सुर्खी। चारधाम यात्रा पर जाएं तो कुछ समय मौसम से तालमेल बिठाने के पड़ावों पर ज़रूर बिताएं। जी हां, आस्था पथ पर पार करेंगे चुनौतियों के पड़ाव और इसीलिए इन पड़ावों पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जहां बैठने से बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है, स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सकता है और शरीर को कई तरह से आराम भी मिलता है। तो ये थी कुछ सुर्खियाँ जो हम लाए थे अखबारों से। बहुत बहुत धन्यवाद रेशमा, अलग अलग सेक्टर से हमारे दर्शकों तक तमाम सुर्खियां पहुंचाने के लिए। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। कनाडा में आज मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित टैरिफ नीतियों और कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने के आह्वान के बीच ये चुनाव हो रहा है। मतदाताओं के बीच आर्थिक अस्थिरता, जीवन यापन और आवास की लागत और जलवायु नीति के मुद्दे राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। चुनाव में लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के पियरे पोलिवर प्रमुख उम्मीदवार। दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास शहर के निकट बंदरगाह में हुए भीषण विस्फोट में मरने वालों की संख्या 40 हो गई है। शनिवार को हुए विस्फोट और इसके बाद लगी आग में 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना के सही कारण का भी पता नहीं चला है। ईरान में आज एक दिन के शोक की घोषणा की गई है। घटना के बावजूद बंदरगाह से सामान्य कामकाज शुरू हो गया है। इजराइल ने कल लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हवाई हमला किया। इससे पहले उसने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल की जा रही एक इमारत को खाली करने का आदेश दिया था। 5 महीने पहले लागू संघर्ष विराम के बावजूद यह हमला हुआ है। और अब बात कारोबार की। केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करके वित्तीय लेन देन और संवेदनशील गतिविधियां ना करें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अमेरिकी उद्योगपतियों से भारत में निवेश करने का आह्वान किया। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ऐलान किया कि उसे इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से करीब 90 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला। आइए अब खबरें देखेंगे खेलों की दुनिया से। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। इससे पहले आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। दिल्ली की ओर से लोकेश राहुल ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार 5वां मैच जीतने में कामयाबी पाई। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हरा दिया। लिवरपूल ने 20वीं बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। लिवरपूल ने टॉटनहैम को 5-1 से मात दी। इस जीत के साथ लिवरपूल का ईपीएल चैंपियन बनना तय हो गया। और अब बारी है हमारे खास कार्यक्रम साइंस स्पार्क की। तो आप देखिए साइंस स्पार्क। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।